स्वागत है आपका ब्यूटी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं ईस्टर्न कोस्ट मतलब पूर्वी घाट। तो अब हम पूर्वी घाट में मुख्यतः क्या पढ़ेंगे, तो वो है पूर्वी घाट की प्रमुख पर्वतमालाएं। तो अब हम देख लेते हैं कि पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो पूर्वी घाट का जो मुख्यतः विस्तार है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, परंतु जो इसकी पर्वतमालाएं हैं वो कहाँ तक विस्तृत है, तो ये आंध्र प्रदेश से होते तेलंगाना तक और ये तमिलनाडु की सरहद से लेके कर्नाटक तक। तो ये जो इनकी पर्वतमालाएं हैं वो केवल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ना होकर के वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक भी विस्तृत है। तो चूंकि हम पूर्वी घाट पढ़ने जा रहे हैं और पूर्वी घाट क्या है, पूर्वी तट के समांतर है। इसकी विशेषता याद रखें, ये किसके समांतर है, पूर्वी तट के समांतर है। और किन किन राज्यों में है, तो मुख्यतः है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अगर इनकी पर्वतमालाओं का विस्तार देखें तो वो तेलंगाना और कर्नाटक तक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं। तो ये पश्चिमी घाट की तरह सतत पर्वतमाला नहीं है, ये बहुत जगह से खंडित है। और इसका खंडित होने की वजह क्या है कि जो हमारे भारत का जो ये प्रायद्वीपीय भाग है ये क्या है, ये पश्चिम से पूरब की ओर इसमें ढाल है। पश्चिम से पूरब की ओर क्या है, ढाल है। तो जो ज्यादातर नदियां हैं वो किधर से बहती हैं, वो पश्चिम से होके पूरब की ओर बहती हैं। बहुत सारी नदियां और नदी तंत्र जो क्या है वो हमारे पश्चिम से होकर के पूरब की ओर बहती है। कुछ नदियां इधर से मतलब पूरब से पश्चिम की ओर भी बहती है, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, परंतु ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। परंतु पर जो मोस्टली नदियां हैं, जहाँ पर हम अधिकता की बात करें, तो नदियां हमेशा अपने ढाल की तरफ बहती हैं। तो ढाल किधर को है, वो है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसी वजह से ये वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है ये, पूर्वी तट वलित पर्वत है पूर्वी घाट। और यहाँ वलित पर्वत है और ये एक सतत पर्वतमाला रही होगी, परंतु ये नदियां लगातार अपरदन करते करते इसको क्या कर दिया है, एक खंडित पर्वतमाला में बदल दिया है। अब इसकी हम और कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहला बिंदु है कि देश के पूर्वी तट के समांतर है। सही है, क्या है, ये पूर्वी तट के पूर्वी घाट क्या है, पूर्वी तट के समांतर है। और ये पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा और अधिक खंडित है। और अभी हमने जान लिया कि खंडित होने की वजह क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर की ढाल। और ये पूर्वी घाट की असतत पहाड़ियां श्रृंखलाएं उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैली हैं। राज्यों के बारे में हमने पहले देख लिया कि कौन से 5 राज्यों में फैली हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। पूर्वी घाट की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 600 से 1100 मीटर के बीच है, जो कि पश्चिमी घाट से क्या है, कम है। यहाँ पर जो मुख्य नदी तंत्र है वो क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये लगातार इसका अपरदन कर रही हैं। यह हाथी, बाघ, नीलगिरी जैसी स्थानीय प्रजातियों का घर है, जो विशेष रूप से इन्हीं क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा है। कौन सी है, जिंदागढ़ा है, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। अब यहाँ पर एक विवाद आता है कि पहले जो थी हमारे पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो महेंद्रगिरी थी, और अभी कौन सी है, वो जिंदागढ़ा है। ये आर्कियोजोइक युग के पूर्व कैम्ब्रियन काल के वलित पर्वत है, जो मूल रूप से प्राचीन महाद्वीप का संरचनाओं का हिस्सा थे। तो इस वजह ये कैसा है, वलित पर्वत है। और विशेषताएं हैं इसकी, सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा, वलित पर्वतमाला है। किन किन राज्यों में है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है और अधिक खंडित है। अब हम हर राज्य में पाई जाने वाली पर्वतमालाओं के बारे में देख लेते हैं मुख्य मुख्य। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो यहाँ पर उड़ीसा में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं,
तो जो हम सबसे पहली है वो गडजात, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में स्थित है। फिर है मलयगिरी, टिकरापारा, नयागढ़ और महेंद्रगिरी। तो कौन-कौन से? गडजात, मलयगिरी, टिकरापारा, नयागढ़ और महेंद्रगिरी। अब इसमें है कि यहाँ पर एक नदी भी है, इम्पोर्टेंट है, जो टिकरापाड़ा और नयागढ़ पहाड़ियों के बीच से गुजर रही है। वो कौन सी है? महानदी है। और महेंद्रगिरी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, या कह दें कि पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है अभी। पहले महेंद्रगिरी ही सबसे ऊंची चोटी मानी जाती थी, पर अभी नए आंकड़े के अनुसार कौन सी है? जिंदागढ़ा है। ठीक है। अब हम दूसरे आंध्र प्रदेश में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं? तो जिसमें है जिंदागढ़ा, नल्लामाला, वेल्लीकोंडा, शेषाचलम और पालकोंडा। अब इनका थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है, जैसे कि महेंद्रगिरी किस राज्य में थी? उड़ीसा में थी, वहाँ की मुख्य चोटी थी। यहाँ याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? जिंदागढ़ा है, जिसकी ऊँचाई कितनी है? तो इसकी ऊँचाई है 1690 मीटर। कितनी है? 1690 मीटर है, जो कि अराकू घाटी में स्थित है। नल्लामाला आंध्र प्रदेश का प्रमुख हिस्सा है। वेलिकोंडा हो गया। शेषाचलम पहाड़ी भी हमें याद रखनी है। क्यों? ये प्रसिद्ध यहाँ के तिरुपति बालाजी मंदिर की वजह से। यहाँ पर कौन सा मंदिर स्थित है? तिरुपति बालाजी मंदिर, जो भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। वो कहाँ पर स्थित है? शेषाचलम पहाड़ियों पे। फिर क्या है? पालकोंडा। यहाँ पर दो मुख्य नदियाँ हैं। कौन सी? गोदावरी और कृष्णा। हमारे उड़ीसा राज्य में कौन सी थी? महानदी। यहाँ पर कौन सी है? गोदावरी और कृष्णा नदी है। अब हम अगला राज्य देख लेते हैं, वो है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन कौन सी मुख्य पहाड़ियाँ हैं? तो इनमें हम सबसे पहले देखते हैं जावड़ी पहाड़ियाँ। तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में स्थित है। उसी प्रकार सिरोमलाई, ये पूर्वी घाट का सबसे दक्षिण छोर पर स्थित है। और सेवराय पहाड़ियाँ जो सलेम जिले में स्थित है। और पंचमलाई पहाड़ियाँ। तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ यहाँ पर? जावड़ी, सेवराय, पंचमलाई और सिरोमलाई। अब यहाँ पर जो है नदी कौन सी इम्पोर्टेंट है? वो है कावेरी नदी। तो हमें कुछ नदी भी याद रखनी है कि यहाँ से कौन सी नदी बह रही है, क्योंकि ये यही मुख्य नदियाँ हैं जिनके अपरदन से लगातार अपरदन की वजह से क्या है यहाँ पर? ये क्षेत्र खंडित क्षेत्र है, मीन्स सतत क्षेत्र नहीं बचा। अब हम देख लेते हैं कि पूर्वी घाट के पड़ने के साथ साथ हम जो अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके भी कुछ मुख्य पहाड़ियाँ को देख लेते हैं। तो अंडमान के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले इसको बताते हैं, ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और ये दक्षिणी। और ये क्या है? निकोबार। तो इनको इसलिए है क्योंकि ये इनमें सबसे ऊंची, इस पूरे समूह में, इस पूरे समूह में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैंडल पीक। अगर पूछी जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी मतलब पूरे द्वीप समूह में, तो वो क्या है? सैंडल पीक है। पर इसके अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन सी सबसे ऊंची चोटियां हैं? तो उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची कौन सी है? सैंडल पीक है। ये 732 से 738 मीटर के बीच है। इसे थोड़ा सा याद रखें। ये डिगलीपुर के पास है। फिर ये मध्य अंडमान में सबसे ऊंची कौन सी है? तो माउंट डियावोलो। कौन सी? माउंट डियावोलो। और दक्षिणी अंडमान में जो सबसे ऊंची है वो माउंट कोयोब। और निकोबार का जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है, पर्वत चोटी है, वो कौन सी है? माउंट थूलियर। कौन सी है? माउंट थूलियर। ये ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थूलियर। और उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, मध्य अंडमान की सबसे ऊंची माउंट डियाबोलो और दक्षिणी अंडमान की माउंट कोयोब। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उत्तरी सैंडल पीक है, उसी पर उत्तरी अंडमान के सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। और जो 10 डिग्री चैनल है, वो अंडमान को 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान को निकोबार से
अलग करता है। तो ये आज का था। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलते हैं और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे नीचे दिए गए लिंक पर आप जाकर टेलीग्राम से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।